जय हिंद दोस्तों। आंखों में सपने लेकर मंजिल की हर जिद मान लिए। अब क्या मुश्किल आसान भी क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनांचल शिक्षा में। हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी की यह स्पेशल सीरीज़ आपके लिए लाए हैं, जिसमें पहले 2 लेक्चर हमने क्या किया है, कवर कर लिया है। और आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, भारत के संविधान सभा के निर्माण की प्रारूप सारी विधियों का क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कैबिनेट मिशन, भारत में कैबिनेट मिशन आ गया था, वहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, कवर कर लिया था। तो कैबिनेट मिशन में क्या क्या था उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन में पहली बात थी वो थी भारत में एक संविधान सभा के निर्माण करने के लिए, जिससे क्या होता है कि भारत में एक संविधान सभा का चुनाव होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकें, अपने संविधान का निर्माण कर सकें। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव। कैबिनेट मिशन के तहत सबसे पहले क्या किया गया, भारत में एक संविधान सभा का चुनाव किया गया। संविधान सभा के चुनाव की अगर बात आती है तो संविधान सभा का चुनाव तब भी क्या हुआ था, वयस्क मताधिकार अर्थात मत पद्धति के द्वारा नहीं किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव करने के लिए जो विधानसभा के सदस्य होते थे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की पद्धति से भारत में संविधान सभा के सदस्यों का क्या किए थे, चुनाव किए थे। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या उस टाइम थी 389। कितनी हुआ करती थी, 389, जिसमें क्या था कि 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के थे। जो ब्रिटिश शासन था ब्रिटिश भारत के हुआ करते थे, ब्रिटिश भारत के थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के थे, चीफ कमिश्नरी के थे। और 93 सदस्य देसी रियासतों के हुआ करते थे, देसी रियासतों के थे। ठीक है, चूंकि जो देसी रियासतों के सदस्य थे इनका क्या हुआ था, इनका मनोनयन हुआ था, अर्थात ये देसी रियासतों के द्वारा मनोनीत करके आए थे। तो जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था वो 292 सदस्य प्लस 4 सदस्य अर्थात कुल 296 सदस्यों के लिए क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। ठीक है, 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें से 210 सदस्य, 208 सदस्य कांग्रेस ने के विजयी हुए थे, कांग्रेस के चुनकर आए थे, मतलब कांग्रेस के इतने सदस्य चुनकर आए थे। ठीक है, और 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के चुनकर आए थे। ठीक है, अब ये तो हुआ कि संविधान सभा का चुनाव हो गया, संविधान सभा के सदस्य चुनकर आ गए। दूसरी बात जो कैबिनेट मिशन में थी वह यह थी कि इसने भारत में एक अंतरिम सरकार का क्या किया था, गठन करने की बात कही थी कि भारत में एक अंतरिम सरकार बना देनी चाहिए। तो अब अंतरिम सरकार का क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन पे हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत में एक अंतरिम सरकार उसी टाइम पे बनी, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो 24 अगस्त 1946 ईस्वी को कौन थे, जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उन्होंने भारत में एक 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का क्या किया, प्रस्ताव रखा।
वो प्रस्ताव मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के समक्ष रखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 सदस्य मुस्लिम कांग्रेस के और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के दोनों मिलकर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। परंतु मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें कांग्रेस की सदस्य संख्या के बराबर सदस्य संख्या चाहिए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, सरकार में शामिल होने से मना कर दिया, परंतु कांग्रेस ने क्या किया, इस प्रस्ताव को मान लिया। इसके तहत 24 अगस्त 1946 ईस्वी को 24 अगस्त 1946 ईस्वी को, ठीक है, 24 अगस्त 1946 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में क्या हुआ, एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें उपाध्यक्ष कौन थे, 14 सदस्यीय एक अंतरिम सरकार का क्या होता है, गठन होता है। 14 सदस्यीय एक अंतरिम सरकार का क्या होता है, गठन होता है। अंतरिम सरकार का क्या होता है, गठन होता है। गठन करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अब इसके तहत क्या हुआ, कांग्रेस ने 2 सितंबर 1946 ईस्वी को 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पीटी नेहरू की अध्यक्षता, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार गठन करने का क्या किया, प्रावधान कर दिया कि एक अंतरिम सरकार गठन हो गया। ठीक है, इसमें कुल 14 सदस्य थे। चूंकि मुस्लिम लीग इस सरकार में नहीं थी, तो वायसराय के अथक प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गई। ठीक है, इस मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या क्या थी, 5 थी, उन्हें 5 सदस्यों पर दिया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, पाकिस्तान की मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग ने क्या किया कि सरकार में शामिल होकर अब सरकार की गतिविधियां जो कार्य कर रहे थे उसमें विरोध करना उत्पन्न कर दिया। और एक सबसे महत्वपूर्ण, जो भारत में सबसे काला दिन के नाम से जाना जाता है, वो बात ये थी कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को ही 16 अगस्त 1946 ईस्वी को ही मुस्लिम लीग ने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाना स्टार्ट कर दिया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसे भारतीय इतिहास का काला दिन के रूप में जाना जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो एक तरफ भारत में संविधान सभा का गठन हो गया था। भारतीय संविधान सभा क्या कर रही थी, भारतीय संविधान सभा विभिन्न क्या कर रही थी, समितियां बना रही थी भारत के संविधान के बनाने के लिए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, पाकिस्तान की मांग कर रही थी और विरोध कर रही थी शासन की कार्रवाई के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान सभा की अगर हम लोग बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा तो सबसे पहले जो इसका गठन है उसकी बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में स्थित क्रॉन्सेस पुस्तकालय में होती है। इसे ही इसका गठन का दिन माना जाता है कि भारतीय संविधान का जो गठन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान की पहली बैठक में क्या हुआ, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, भारतीय संविधान की जो बैठक की दूसरी बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946। इसमें क्या होता है, इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए, कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होंगे, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में वी.एन. राव को चुना गया। संवैधानिक सलाहकार के रूप में वी.एन. राव को चुना गया। अब क्या हुआ, संविधान सभा ने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया, अर्थात वह संविधान की रूपरेखा तैयार करने में लग गई। संविधान सभा की कार्रवाई दिवस, जो पहली प्रत्यक्ष कार्रवाई होती है, वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पीटी नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के
उद्देश्य प्रस्ताव से स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, अर्थात अब यह संविधान सभा ने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है भारतीय संविधान के द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव कब मंजूर किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिलती है? वो 22 जनवरी 1948 को मिलती है। एक तरफ दोस्तों अगर बात करें तो भारतीय संविधान सभा क्या कर रही थी? भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार कर रही थी, जिसमें विभिन्न समितियों का क्या हो रहा था? गठन हो रहा था। यथा अगर हम बात करें समितियों की तो प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संचालन समिति, नियम समिति, राज्य समिति, इस प्रकार कई समितियों का क्या हो रहा था? गठन हो रहा था। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान की मांग को लेकर अड़ी हुई थी, क्योंकि वह अब मंत्रिमंडल में शामिल थी, इसलिए वह मंत्रिमंडल में शामिल होकर कार्यवाहियों का विरोध कर रही थी। इस तरह देखा गया कि अब भारत की एकता को लंबे समय तक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या किया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था, और उसके साथ ही साथ उसने संविधान सभा की पहली बैठक से क्या किया था? सभी सदस्यों को वापस बुला लिया था अपने, अर्थात संविधान मुस्लिम लीग में उसके सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। इस तरह अब देखा गया कि भारत में की आज़ादी को अधिक लंबे समय तक आगे नहीं किया जा सकता। इसलिए जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुए थे उस टाइम, क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी सन 1947 ईस्वी को 20 फरवरी सन 1947 ईस्वी को ब्रिटेन के कॉमन हाउस में एक घोषणा की कि जो ब्रिटिश हैं वो 20 फरवरी सन 1947 ईस्वी को यह घोषणा की गई थी कि 30 जून 1948 ईस्वी तक जो ब्रिटिश हैं वो भारत को छोड़ देंगे, अर्थात भारत में सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी उस टाइम। इसके लिए क्या किया उन्होंने? लॉर्ड वेवेल के स्थान पे अब लॉर्ड माउंट को क्या किया? भारत का वायसराय बनाकर भारत भेजा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की, भारत में सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं, जो 3 जून सन 1947 को आती है। 3 जून सन 1947 को आती है क्या? लॉर्ड माउंटबेटन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, जिसके तहत भारत में क्या हुआ? सत्ता परिवर्तन हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन योजना की अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन योजना की प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करें अगर हम, तो उसकी पहली बात यह थी, किसने? भारत और पाकिस्तान। इसकी पहली बात यह थी कि भारत का अब क्या होगा? विभाजन हो जाएगा, अर्थात भारत में 2 गणराज्य हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य होंगे, 2 अधिराज्य होंगे। दूसरी बात थी कि दोनों राज्यों के लिए अलग अलग संविधान सभाओं का प्रारूप किया गया। अलग अलग संविधान सभाएं होंगी। तीसरी बात ये थी कि भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल
सदस्यता त्यागने का अधिकार होगा। अधिकार होगा। अगर हम इसके चौथे बारे में मुख्य तथ्य के बारे में बात करें तो वो ये थी कि भारत में जो देसी रियासतें हैं वे चाहें तो भारत में या पाकिस्तान में रह सकती हैं। इसके तहत क्या किया गया, लॉर्ड माउंटबेटन योजना को क्रियान्वित करने के लिए अर्थात इसको ज़मीन पर कागज़ पर उतारने के लिए क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम 1947 आया। भारत शासन अधिनियम 1947 ये क्या था, अब ये पूर्ण रूप से भारत और पाकिस्तान का क्या कर रहा था, विभाजित कर रहा था। तो भारत शासन अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1947, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना को क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम क्या किया गया, लॉर्ड माउंटबेटन योजना को रूपरेखा देने के लिए किया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना जब आई तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना को मुस्लिम लीग और सभी दलों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके लिए क्या किया गया कि दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता किसने की, जेपी कृपलानी ने की। गोविंद वल्लभ पंत ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के द्वारा इसका क्या किया गया, अनुमोदन किया गया। मुस्लिम लीग ने भी इस योजना का समर्थन किया और इस तरह से यह निश्चित हो गया कि अब भारत के दो टुकड़े होंगे, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। इसी लॉर्ड माउंटबेटन योजना को रूपरेखा देने के लिए अब पारित किया गया भारत शासन अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1947 की प्रमुख बातों में अगर हम चर्चा करें तो पहली बात यह थी कि इसने भारत के जो ब्रिटिश भारत था उसके दो भाग कर दिए। ब्रिटिश भारत के दो भाग, ब्रिटिश भारत के दो भाग, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इसमें कहा गया कि 15 अगस्त को ब्रिटिश भारत के दो भाग कर दिए जाएंगे, एक भारत होगा और दूसरा पाकिस्तान होगा, ठीक है। इसके द्वारा कहा गया कि दोनों राज्यों के लिए अर्थात भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। यह कब तक होंगे, जब तक दोनों राष्ट्र अपने लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, किए जाएंगे। दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग संविधान सभाओं का क्या किया गया, निर्माण किया गया। दूसरी बात, देसी रियासतों को भी इसमें आज़ादी दी गई कि वो किसी भी राष्ट्र के साथ शामिल हो सकते हैं। इसके तहत क्या हुआ, ब्रिटिश ने पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और उसके साथ सिंध और असम का सिलहट जिला दिया। उसके साथ शेष ब्रिटिश भारत को क्या किया, भारत के हिस्से में किया, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1947 के ये प्रमुख बातें थी जो हमने आपको बताई। इसके तहत क्या किया गया कि संविधान सभा को अब केंद्रीय विधानमंडल का क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया कि जब तक भारत में संविधान का निर्माण नहीं होता तब तक शासन की जिम्मेदारी अब संविधान सभा की ही होगी, ठीक है। तो संविधान सभा के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। इसके तहत 1947 के भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत क्या हुआ, जो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए भारत के, स्वतंत्र भारत के, वो कौन बने, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इसने संविधान सभा को, इस एक्ट ने क्या किया, संविधान सभा को दोहरी जिम्मेदारी दे दी। संविधान सभा इसकी दो जिम्मेदारी थी। एक, भारत में संविधान का निर्माण करना
भारत में संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, और इसकी जो दूसरी जिम्मेदारी थी वो थी केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना। केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना, ठीक है। भारत में संविधान सभा के निर्माण के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक हमने आपको बता दी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। लेकिन संविधान सभा की केंद्रीय विधानमंडल के रूप में जो कार्य प्रारंभ हुआ, उसकी पहली बैठक सन 17 नवंबर 1947 को होती है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? जीवी मावलंकर को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। इस तरह अब क्या हुआ, भारत की संविधान सभा ही अब भारत की क्या हुई? पहली संविधान मतलब संसद के रूप में बन गई। इस तरह जब तक भारत का संविधान निर्माण होता रहा, उस टाइम तक भारत की संविधान सभा ही भारत में संसद का कार्य और संविधान निर्माण का कार्य दोनों कार्यों को करती रही। ठीक है दोस्तों, तो भारत के संविधान की बात करें अगर हम लोग, तो विभिन्न समितियां थी। विभिन्न समितियों के साथ ही साथ कुछ हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, भारत के संविधान सभा की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान सभा की कार्यवाही कब से स्टार्ट होती है? तो संविधान सभा की कार्यवाही स्टार्ट होती है 13 दिसंबर के उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा पूरे भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो पूरे भारतीय संविधान को बनाने में कुल 11 अधिवेशन हुए। ठीक है, संविधान सभा जो भारतीय संविधान के बनाने में वाचन आए थे, तो कुल कितने वाचन आए थे? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि संविधान सभा के कुल कितने वाचन आए थे? तो संविधान सभा के कुल 3 वाचन आए थे। भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा के कुल कितने वाचन आए थे? 3 वाचन आए थे। ठीक है, 3 वाचन आए भारतीय संविधान का। जो पहला वाचन आया वो आता है 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। संविधान सभा का जो दूसरा वाचन आता है वो 17 नवंबर 1948 ईस्वी से लेकर 15 नवंबर 1948 ईस्वी से लेकर 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, तो जो संविधान सभा का तीसरा और अंतिम वाचन आता है वो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक आता है। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान पूरी तरह से बन गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूरी तरह से बन गया, इसे अंगीकृत कर दिया गया, परंतु इसे लागू नहीं किया गया। इसे लागू करने की तिथि संविधान को 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में रखी गई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया? तो ये सभी हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी सन 1930 को पहली बार जो लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था कि भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने की 26 जनवरी की तिथि घोषित की गई थी। उसी की याद में इसे 26 जनवरी कर दिया गया। ठीक है, और 26 जनवरी की तिथि का जो ये नियम था इसमें किस में है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 349 में आता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने अभी तक क्या देखा कि भारतीय संविधान का निर्माण हो गया। भारतीय संविधान में अगर हम राष्ट्र तिरंगे की बात करें तो 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को एक्सेप्ट किया गया। अगर राष्ट्रीय गीत, जनगण मन और राष्ट्रीय गान की बात करें तो वो 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को एक्सेप्ट किया गया।
ठीक है, इस प्रकार अब हमने देखा कि भारतीय संविधान हमारा पूरी तरह से बन गया है। और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख जो समितियां थी उनके अध्यक्ष के बारे में, और भारतीय संविधान का जो स्रोत है कि भारत संविधान को निर्माण करने में कहाँ कहाँ से स्रोत लिया गया, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू।